नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः पार्थ एजुकेशन में। हम लोग बात कर रहे हैं दक्षिण विश्व भूगोल में, और विश्व भूगोल में आपको एक लेक्चर मैंने पढ़ाया था दक्षिण अमेरिका, जिसमें हमने मोटी मोटी कुछ बातें की थी कि कितने देश हैं, सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये सारी बातें हुई थी। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। ये दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है। ये जो मानचित्र है ये जो आपका फिजिकल मानचित्र है, और हम आते हैं अभी पॉलिटिकल मानचित्र पर। यहीं से तो है, कहाँ से होगा? नहीं, नोट वहाँ जाना पेज पर लिखने के लिए। ये ना ये फुल स्क्रीन कहाँ से होगा? पता नहीं यार, हो नहीं रहा। अरे वो रहने दीजिए, आ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, अनलिस्टेड वो आ जाइए। चलिए तो हम बात करेंगे अभी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। और अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है आपका, उसमें 13 देश हैं। उसी को एक एक से हम जानेंगे। तो मैं यहाँ पर एक मानचित्र बना लेता हूँ। ठीक ना, ऐसा हमारा दक्षिण अमेरिका है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से यहाँ से दो रेखाएं गुजरती हैं। एक रेखा जो है, इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? तो ये जो रेखा है इसका नाम है विषुवत रेखा। और दूसरी रेखा जो है, इस रेखा का नाम क्या है? तो इस रेखा का नाम मकर रेखा। तो एक विषुवत रेखा है और दूसरी कौन सी रेखा है? मकर रेखा। ठीक ना। अगर हम बात करें कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, तो 3 देशों से होकर गुजरती है यहाँ पर। और ये 3 देश कौन से हैं? तो पहला देश है जिसका नाम है इक्वाडोर। पहला देश है, इस देश का नाम है इक्वाडोर। दूसरा देश जो है, इस देश का नाम है कोलंबिया। कोलंबिया। और जो तीसरा देश है इसका नाम क्या है? तो जो तीसरा देश है इसका नाम क्या है? इसका नाम ब्राजील। तो ये विषुवत रेखा इन 3 देशों से होकर गुजरती है। और ये बात करें मकर रेखा, तो मकर रेखा 4 देशों से होकर गुजरती है। यहाँ पर जो मकर रेखा का जो पहला देश है इसका नाम है, जो यहाँ पर एक देश है ऐसा, इस देश का नाम है चिली। दूसरा देश जो है, इस देश का नाम है अर्जेंटीना। चिली हो गया, उसके बाद अर्जेंटीना। तीसरा देश जो यहाँ पर है, इस देश का नाम क्या है? तो इसका नाम पराग्वे। पराग्वे। और चौथा जो है इसका नाम क्या है? ब्राजील। तो इन 4 देशों से होकर गुजरती है। ठीक ना, इन 4 देशों से होकर ये रेखा गुजरती है। ठीक ना। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, और ऐसी लंबी एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। और यहाँ पर जो ये लंबी पर्वत श्रृंखला है, इस लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज। क्या नाम है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक ना, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अगर एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यानी विश्व का जो सबसे लंबा पर्वत है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एंडीज। ठीक ना, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर इक्वाडोर देश है, और इक्वाडोर देश में देश कौन सा है? तो पहली बात तो अगर देश की बात करें तो देश का नाम इक्वाडोर है। और इक्वाडोर देश में यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है कोटोपैक्सी। इक्वाडोर में एक पर्वत है जिसका नाम है कोटोपैक्सी।
और जो ये आपका कोटोपैक्सी है एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। तो अगर प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। किस देश में है, तो देश का नाम याद रखना है। देश का नाम क्या है, देश का नाम है इक्वाडोर, ठीक है ना। वहीं पर अगर नीचे बढ़ेंगे तो नीचे यहाँ पर एक मरुस्थल है, और यहाँ जो मरुस्थल है इस मरुस्थल का नाम है अटकामा मरुस्थल। यहाँ पर एक मरुस्थल है, और यहाँ पर जो मरुस्थल है इस मरुस्थल का नाम क्या है, अटकामा मरुस्थल। और जो अटकामा मरुस्थल है, ये जो अटकामा मरुस्थल है, इस मरुस्थल से होकर आप देख सकते हैं एक रेखा गुजर रही है। और कौन सी रेखा गुजर रही है इस मरुस्थल से, तो इस मरुस्थल से जो रेखा गुजरती है मकर रेखा है। अटकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। तो अगर प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, अटकामा मरुस्थल है। और अटकामा मरुस्थल से कौन सी रेखा गुजरती है, तो जो रेखा गुजरती है उस रेखा का नाम क्या है, तो उस रेखा का नाम है मकर रेखा, ठीक ना। उस रेखा का नाम क्या है, तो उस रेखा का नाम है मकर रेखा, ठीक ना। अगला देखिएगा, यहाँ पर मकर रेखा गुजरती है। अटकामा जो मरुस्थल है, अटकामा मरुस्थल से एक धातु की प्राप्ति होती है, और अटकामा मरुस्थल से जिस धातु की प्राप्ति होती है उस धातु का नाम क्या है, तो धातु का नाम है कॉपर यानी तांबा। तो अटकामा मरुस्थल से तांबा की प्राप्ति होती है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अटकामा मरुस्थल के अगर नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक पर्वत है, और यहाँ पर जो पर्वत है इस पर्वत का नाम है ओजोस डेल सलाडो। इस पर्वत का नाम क्या है, तो इस पर्वत का नाम है ओजोस डेल सलाडो। और ओजोस डेल सलाडो जो है, ओजोस डेल सलाडो जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी। तो विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी पूछा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी पर्वत का नाम क्या है, तो विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी पर्वत का नाम क्या है, तो आपको याद रखनी है ओजोस डेल सलाडो। कौन सा है, ओजोस डेल सलाडो। और ओजोस डेल सलाडो जो है, ओजोस डेल सलाडो जो है ये क्या है, चिली और अर्जेंटीना दो देशों की सीमा पर है। किन देशों की सीमा पर है, तो दो देशों की सीमा पर है। एक का नाम चिली है और दूसरे का नाम क्या है, तो दूसरे का नाम अर्जेंटीना है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, ठीक ना। यहीं पर ओजोस डेल सलाडो पर्वत के समीप ही, ओजोस डेल सलाडो पर्वत के समीप ही यहाँ पर एक चोटी है। और यहाँ पर जो चोटी है इस चोटी का नाम क्या है, तो इस चोटी का नाम है एकांकागुआ। यहाँ पर एक चोटी है और इस चोटी का नाम है एकांकागुआ चोटी। और चोटी मतलब किसी भी पर्वत का सबसे ऊंचा भाग। तो एकांकागुआ जो आपकी चोटी है ये पूरे के पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। तो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना। कौन सी, एकांकागुआ, ठीक ना। जल्दी से इतना बनाइए। तो भैया लाइक कर दिए क्या, मतलब उस पर तो नहीं है ना चैनल पर। ओके, गुड मॉर्निंग बनय जी, अतुल जी, आलोक जी, प्रियंका गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग। और देखिएगा अब से आपकी ज्योग्राफी क्लास पर डे चलेगी, और मैं टारगेट बनाया हूँ 15 तारीख तक मैं आपका ये कोर्स फिनिश कर दूंगा, ठीक ना। तो इंडियन ज्योग्राफी हमारा हो गया था। इंडियन ज्योग्राफी मैंने आर्थिक भूगोल आपको नहीं पढ़ाया है, खनिज संसाधन है या पशु संसाधन है, ठीक ना। और आपके ऊर्जा खनिज है, इनको मैं बाद में पढ़ा दूंगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक भाग मैं पहले पढ़ाया था और आज पढ़ा रहा हूँ, तो आज ये मैं फिनिश कर लूँगा अपना दक्षिण अमेरिका, और कल मिलेंगे तो उत्तर अमेरिका। फिर पर डे एक एक मानचित्र पढ़ते रहेंगे, ठीक ना। आपका जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं खंडित शिक्षा अधिकारी, वहाँ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, बस इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ, ठीक ना। चलिए जल्दी से बनाइए इसको, ठीक है।
नेक्स्ट पेज लेना हो कैसे लेंगे, यहाँ से? ठीक, चलिए चलिए फिर से एक हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक ना, ये हमारा दक्षिण अमेरिका है और यहाँ से दो रेखाएं गुजरते हैं। एक रेखा यहाँ से गुजर रही है, इस रेखा का नाम क्या है? तो इस रेखा का नाम विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक रेखा विषुवत रेखा और एक रेखा यहाँ पर है, और यहाँ पर जो रेखा है इस रेखा का नाम क्या है? तो इस रेखा का नाम मकर रेखा। तो एक विषुवत रेखा और दूसरी कौन सी रेखा है? तो दूसरी रेखा है मकर रेखा। ठीक है ना, समझिएगा। यहाँ पर एक घास के मैदान है और इन घास के मैदानों का नाम पंपास। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें, ये हमारी पृथ्वी है, ऐसा हमारा ग्लोब होता है और इस ग्लोब पर यहाँ पर एक रेखा होती है कर्क रेखा और यहाँ पर एक रेखा होती है मकर। तो ये जो रेखा है कर्क है और दूसरी रेखा जो है मकर है। तो कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंध। तो मकर रेखा के ऊपर का जो पूरा जो दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है ये उष्णकटिबंध क्षेत्र है। कौन सा है? उष्ण। और जो नीचे का क्षेत्र है ये किस प्रकार का है? तो नीचे वाला क्षेत्र जो है वो उपोष्णकटिबंध है। नीचे वाला क्षेत्र जो है वो कैसा है? तो नीचे वाला क्षेत्र आपका उपोष्णकटिबंध है। ठीक ना, तो ये पंपास है। यहाँ पर पंपास अगर बात करें पंपास, तो पंपास उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और ये पंपास घास के मैदान किस देश में है? तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना देश में। कहाँ पर है? अर्जेंटीना देश में है। और जहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे वहाँ पर याद रखिएगा वहाँ पर किसकी खेती की जाती है? तो वहाँ पर खेती की जाती है गेहूँ की। तो यहाँ पर गेहूँ की कृषि की जाती है। ठीक ना, गेहूँ की कृषि की जाती है। अर्जेंटीना जो देश है, अर्जेंटीना देश में पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ज़्यादा गेहूँ की उपज यहीं पर होती है, अर्जेंटीना में, यानी पंपास घास के मैदान में। इसलिए अर्जेंटीना को दक्षिण अमेरिका का गेहूं का कटोरा कहा जाता है। गेहूं का कटोरा, दक्षिण अमेरिका का गेहूं का कटोरा कहा जाता है इसे। ठीक है, कैसे? अर्जेंटीना को दक्षिण अमेरिका का गेहूं का कटोरा कहते हैं। ठीक ना, इतनी बात हो गई। इसके ऊपर यहाँ पर एक ब्राज़ील देश है और ब्राज़ील देश में घास के मैदान पाए जाते हैं और ब्राज़ील देश में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इन घास के मैदान का नाम है कैंपोस। तो कैंपोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जो कैंपोस है, कैंपोस घास के मैदान जो हैं वो जिस देश में पाए जाते हैं उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम ब्राज़ील है। और अगर बात करें कैंपोस की, तो मकर रेखा के ऊपर है। तो किस प्रकार के घास के मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। एक कैंपोस घास के मैदान में कॉफ़ी की कृषि की जाती है। क्या की जाती है? कॉफ़ी की कृषि की जाती है। और इतनी बात जानते होंगे कि कॉफ़ी या चाय की कृषि जहाँ पर की जाती है उन खेतों को किस नाम से जानते हैं? तो जहाँ पर चाय या कॉफ़ी की कृषि की जाती है उनको हम खेत नहीं बोलते हैं, उनको हम बल्कि नाम दे देते हैं बागान। क्या नाम दिया जाता है? बागान। तो चाय और कॉफ़ी की कृषि जो है वो बागानों में की जाती है। कहाँ की जाती है? बागान में। तो यहाँ पर जो ब्राज़ील का क्षेत्र, इस ब्राज़ील के क्षेत्र में जो बागान है उन बागानों को, कॉफ़ी के बागान हैं, उन कॉफ़ी के बागानों को एक नाम दे दिया गया और नाम दिया गया फजेंडा। क्या नाम दिया गया? तो नाम दे दिया गया फजेंडा। तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं, इन कॉफ़ी के बागानों को एक नाम दिया जाता है और इन कॉफ़ी के बागानों को नाम दिया जाता है फजेंडा। क्या नाम दिया जाता है? फजेंडा। पूरे विश्व में कॉफ़ी के उत्पादन में और साथ ही साथ निर्यात में, निर्यात इंग्लिश में एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात का मतलब होता है बेचना। सीधी सी बात है, जहाँ पर भी जिस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होगी, जितनी हमारी आवश्यकता उतना तो हम अपने पास रखते हैं, बकाया को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। और बेचने की प्रक्रिया को निर्यात कहा जाता है। बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बेचने की प्रक्रिया को निर्यात कहा जाता है।
तो पूरे विश्व में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है और सबसे ज़्यादा ये निर्यात भी करता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कॉफ़ी का और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ये क्या करता है, निर्यात करता है। तो अगर प्रश्न ये बनता है कि विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का निर्यात कौन सा देश करता है, ठीक ना, तो देखिएगा यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ब्राज़ील देश, ब्राज़ील कॉफ़ी के उत्पादन एवं निर्यात में, कॉफ़ी के उत्पादन एवं निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान पर है। विश्व में क्या है, प्रथम स्थान पर, विश्व में प्रथम स्थान पर है, ठीक ना। कॉफ़ी के उत्पादन में एवं निर्यात में पूरे विश्व में क्या है, पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। अब अगर ये निर्यात होता है तो निर्यात करने के लिए कोई ना कोई शहर होना चाहिए। तो निर्यात जो है, कॉफ़ी का निर्यात साओ पोलो से हुआ करता था, साओ पोलो बंदरगाह से हुआ करता था। जब साओ पोलो बंदरगाह से कॉफ़ी का निर्यात हुआ करता था तो यहाँ पर व्यापारी भी आते थे, ठीक ना, यहाँ पर व्यापारी आते थे, किसान आते थे, मजदूर, स्थानीय लोग, जिस कारण से भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होने लगी। और भीड़ भाड़ जब बहुत ज़्यादा होने लगी तो व्यापार करने में असुविधा होने लगी। और जब व्यापार करने में असुविधा होने लगी तो साओ पोलो से थोड़ी सी दूर पर एक नए बंदरगाह का विकास किया गया और इस नए बंदरगाह का नाम है सेंटोस। इस नए बंदरगाह का नाम क्या है, तो इस नए बंदरगाह का नाम है सेंटोस। अब साओ पोलो पर किसान आता है, अपनी कॉफ़ी को बेचता है और उसको एक ट्रेन के माध्यम से कॉफ़ी को कहाँ तक ले जाया जाता है, सेंटोस बंदर तक लाया जाता है। और साओ पोलो से सेंटोस तक कॉफ़ी को ले जाने के लिए एक रेल का उपयोग किया जाता है, एक ट्रेन का उपयोग किया जाता है। तो साओ पोलो से सेंटोस बंदरगाह तक एक रेल चलती है और इस रेल में केवल कॉफ़ी होती है, इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है और इसको नाम दिया जाता है कॉफ़ी रेल। क्या नाम दिया जाता है इसको, तो इसको एक नाम दे दिया जाता है कॉफ़ी रेल। अगर प्रश्न ये बनता है कि कॉफ़ी रेल किन दो शहरों के मध्य चलती है, तो साओ पोलो से सेंटोस के मध्य चलती है, साओ पोलो से सेंटोस के मध्य चलती है। अगर ये पूछा जाता है कि किस देश में चलती है, तो किस देश में चलती है, देश का नाम है ब्राज़ील। वर्तमान समय में अगर पूछे कि कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा, वर्तमान समय में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ से बेची जा रही है, तो वर्तमान समय में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा सेंटोस से बेची जा रही है। इसलिए सेंटोस को कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है, इसलिए सेंटोस को कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। सेंटोस को एक नाम दिया जाता है और सेंटोस को क्या नाम दिया जाता है, सेंटोस को नाम दिया जाता है कॉफ़ी बंदरगाह। क्या नाम दिया गया, कॉफ़ी बंदरगाह। ये बातें आपको याद रखनी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ, मेरी टाइमिंग यही रहेगी अब, ठीक ना, 8 बजे से, ठीक ना, 8 बजे से मेरी टाइमिंग रहेगी और मैं पूरा आपका फिनिश कर दूंगा। मेरा एम 15 तारीख तक है, बीओ के एग्ज़ाम के पहले मैं आपका पूरा फिनिश कर दूंगा, ठीक ना। चलिए, ठीक ना, आइएगा, यहाँ पर आते हैं इस वाले मानचित्र में। यहाँ पर 2 घास के मैदान हो गए, एक कैंपोस, एक पंपास। अगला यहाँ देखिएगा, यहाँ पर वेनेजुएला देश में एक और घास के मैदान पाए जाते हैं और वेनेजुएला देश में जो घास के मैदान पाए जा रहे हैं, इन घास के मैदानों का नाम है लानोस। क्या नाम है, लानोस। तो अगर प्रश्न बनता है कि लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो लानोस घास के मैदान जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वेनेजुएला देश में। कहाँ पर, वेनेजुएला देश में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेनेजुएला, वेनेजुएला देश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये वेनेजुएला देश में पाए जाते हैं। कौन से, लानोस। किस प्रकार के हैं, मकर रेखा के ऊपर हैं और मकर रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंध। किस नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंध। तो लानोस घास के मैदान जो हैं वो उष्णकटिबंध घास के मैदान हैं और कहाँ पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं आपके वेनेजुएला देश में, ठीक ना, वेनेजुएला देश में पाए जाते हैं। अगला समझिएगा, इसी संबंधित जो लानोस घास के मैदान है, लानोस घास के मैदान, लानोस घास के मैदान जो हैं, ये लानोस घास के मैदान जो हैं, ठीक ना, अच्छे समझिएगा, किस देश में है, तो देश का नाम वेनेजुएला, ठीक ना। और इन्हीं लानोस घास के मैदान से होते हुए एक नदी प्रवाहित होती है और जो नदी प्रवाहित होती है
उस नदी का नाम है ओरेनिको नदी। ओरेनिको कौन सी नदी? यहाँ से जो नदी प्रवाहित होती है ओरेनिको नदी। जब ओरेनिको नदी लानोस घास के मैदान से होती हुई प्रवाहित होती है तो इस नदी पर एक जलप्रपात है, और इस नदी पर जो जलप्रपात है वो जलप्रपात का नाम है एंजल। कौन सा? एंजल जलप्रपात। तो यहाँ पर एक जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। अगर हम जलप्रपात की बात करते हैं तो इंग्लिश में इसको वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल, फॉल मतलब होता है गिरना और वाटर मतलब पानी। जब पानी ऊंचे वाले स्थानों से नीचे गिरता है, जब पानी ऊंचे वाले स्थानों से नीचे गिरता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम जलप्रपात की संज्ञा दे देते हैं। किसकी संज्ञा दे देते हैं? जलप्रपात। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम, तो एंजल। एंजल क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। किस नदी पर? ओरेनिको नदी पर है। और अगर देश पूछा जाए तो किस देश में है? देश का नाम है वेनेजुएला। देश का नाम क्या है? तो इस देश का नाम है वेनेजुएला। यहीं पर वेनेजुएला देश की और बात कर ली जाए। वेनेजुएला जो देश है, वेनेजुएला जो देश है, इस देश में वेनेजुएला देश में एक झील है, और यहाँ पर जो झील है इस झील का नाम है माराकाइबो। कौन सी झील है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक झील है और इस झील का नाम है माराकाइबो झील। और माराकाइबो झील जो है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। क्या है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम माराकाइबो, ठीक है ना? क्या नाम है? माराकाइबो। किस देश में है? तो देश का नाम है वेनेजुएला। देश का नाम वेनेजुएला, ठीक ना? चलिए, तो देश का नाम क्या है? देश का नाम है वेनेजुएला। झील का नाम माराकाइबो। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ठीक ना? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक ना? अगला देखिएगा। चलिए इस वाले मानचित्र बनाते हैं। बाबू ये एंडीज पर्वत है लिखा है और ये विषुवत रेखा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, फुल पेज कैसे होगा? इस पे करें। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक महासागर है, और यहाँ पर जो महासागर है इसको पहले हम मिटा देते हैं ऐसे। यहाँ पर जो महासागर है, यहाँ पर जो महासागर, इस महासागर का नाम है अटलांटिक। कौन सा महासागर है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो महासागर है इस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। यानी ये बात हम पहले भी बताया आपको, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में यहाँ पर एंडीज पर्वत है। इस एंडीज पर्वत से एक नदी निकलती है। नदी इस प्रकार विषुवत रेखा के समांतर बहते हुए विषुवत रेखा को पार करके अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। अगर हम इस नदी की बात करते हैं तो इस नदी को बखूबी आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है और इस विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम है अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है अमेजन नदी, जो विषुवत रेखा के समांतर बहते हुए विषुवत रेखा को काटते हुए अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक ना? तो अगर बात करें हम अमेजन नदी की, अगर हम बात करते हैं अमेजन नदी की, तो अमेजन नदी के बारे में पहले भी जानते होंगे। ये नदी जो है अमेजन, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? अमेजन। तो अमेजन नदी की बात करें, अमेजन, अमेजन नदी अच्छे समझिएगा, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? अमेजन, ठीक ना? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन। अमेजन नदी विषुवत रेखा के समीप बहती है और जहाँ पर विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा पर टेम्परेचर अधिक होता है, और जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा, भारतीय जलवायु मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर टेम्परेचर होगा वहाँ का पानी तेज़ी से गर्म होगा, क्योंकि पानी
तभी गर्म होगा जब टेम्परेचर अधिक होगा, और जब पानी गर्म हो जाएगा तो उस गर्म पानी का वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण से क्या होते हैं, बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद वर्षा होती है। सीधी सी बात ये रखनी है कि 0 डिग्री अक्षांश पर यानी विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण वर्षा अधिक होती है। क्या अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है। अब आप ये बताइएगा, अगर जहाँ पर वर्षा अधिक हो रही होगी वहाँ पर वनस्पति सघन होगी या विरल। मतलब आपके पास इमेजिन करिए, आपके पास 2 गमले हैं, गमला, ठीक है ना। एक गमले में आप डेली पानी डालते हैं और एक में आप कभी पानी नहीं डालते, तो कहाँ पर अधिक वनस्पति पाई जाएगी या किस में अधिक मात्रा में हरियाली होगी, तो जिसमें पानी आप डेली डालते हैं, जिसमें पानी आप डेली डालते हैं। मतलब है कहने का कि जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी वहाँ पर वनस्पति की सघनता पाई जाएगी, वहाँ पर घने जंगल पाए जाएंगे। तो विषुवत रेखा पर सबसे अधिक तापमान होने के कारण वर्षा अधिक होती है, और वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की, तो यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है और इस वनस्पति का नाम क्या है, सघन वनस्पति। हमने आपको ये भी बताया होगा कि जहाँ पर भी सघन वनस्पति पाई जाएगी या जहाँ पर भी वर्षा अधिक मात्रा में होगी वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। तो जो अमेजन नदी का क्षेत्र है, जो ये अमेजन नदी का क्षेत्र है, इस अमेजन नदी के क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो अमेजन नदी के क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। और इस सदाबहार वन, वर्षा अधिक होने के कारण इस सदाबहार वन कैसे हैं, एकदम सघन है। इन सदाबहार वनों को ब्राजील के क्षेत्र में एक नाम दिया जाता है, और ब्राजील के क्षेत्र में इन सदाबहार वनों को एक नाम दिया जाता है, और नाम दिया जाता है सेल्वास। क्या नाम दिया जाता है, तो ब्राजील के क्षेत्र में इन सदाबहार वनों को एक नाम दे दिया गया, और नाम क्या दे दिया गया, नाम दे दिया गया सेल्वास। तो अगर आपसे पूछे सेल्वास क्या है, तो सेल्वास एक सदाबहार वन है जो ब्राजील देश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो सेल्वास ब्राजील का क्षेत्र है, कहाँ पाए जाते हैं, ब्राजील में पाए जाते हैं, ठीक ना। चलिए बताएं। हाँ हाँ, सदाबहार वन होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, सघन वनस्पति पाई जाती है। और इस सदाबहार वन कहाँ होते हैं, तो सदाबहार वन ब्राजील के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ब्राजील के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक ना। चलिएगा बनाइए जल्दी से। ठीक ना। तो ओवरऑल एक मैंने पिछला लेक्चर पढ़ाया था और आज एक ए लेक्चर हो गया, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यहाँ पर फिनिश हुआ। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यहाँ पर फिनिश हुआ। कोई समस्या हो, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। आपके एग्जाम को लेकर जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हमने सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस की हैं। चलिए, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया, ठीक ना। अब चलिए हम दूसरा महाद्वीप पढ़ाते हैं आपको आज। ठीक है, दूसरा महाद्वीप हम एक और नया महाद्वीप स्टार्ट कर रहे हैं आप, और जो नया महाद्वीप है इस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिएगा, एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है इस रेखा का नाम है मकर रेखा। क्या नाम है, मकर रेखा, ठीक ना। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अगर चारों ओर देखें तो यहाँ पर इसके आगे वाली दिशा पूरब होती है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब में यहाँ पर एक महासागर है, और यहाँ पर जो महासागर, इस महासागर का नाम क्या है, प्रशांत महासागर। यहाँ दक्षिण में यहाँ महासागर है, और यहाँ पर जो महासागर, इस महासागर का नाम है दक्षिणी महासागर। दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो दक्षिण में जो महासागर है दक्षिणी महासागर है। यहाँ बात करें तो यहाँ पूरा का पूरा ही हिंद महासागर फैला हुआ है, हिंद महासागर। यहाँ पर भी कौन सा महासागर है, तो यहाँ पर भी आपका हिंद महासागर है।
कौन सा महासागर है, तो यहाँ पर भी हिंद महासागर है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया, पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो महाद्वीप भी है और देश भी है। ऑस्ट्रेलिया की काउंटिंग हम महाद्वीप में भी करते हैं और ऑस्ट्रेलिया की काउंटिंग हम देश में भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की काउंटिंग हम महाद्वीप में भी करते हैं और ऑस्ट्रेलिया काउंटिंग हम देश में भी करते हैं, ठीक ना। तो पहली बात तो ये हो गई। अगर हम हेडिंग लगाएं आपकी ऑस्ट्रेलिया, अगर हम हेडिंग लगाते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पहला पॉइंट ये हो जाएगा, यह एक महाद्वीप, यह एक महाद्वीप एवं देश दोनों है, एवं देश दोनों है, महाद्वीप भी है और देश भी है, ठीक ना। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी अभी हमने आपको दिखाया, ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर पानी है। ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर क्या है, पानी। जमीन का एक ऐसा टुकड़ा, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा, जमीन का या स्थल का एक ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर पानी होता है, उसको हम द्वीप कहते हैं। स्थल का एक ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर पानी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम द्वीप कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, द्वीप है, क्योंकि इसके आइलैंड बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, पानी है। तो हम ये लिखेंगे, यह एक द्वीप भी है, यह एक द्वीप भी है, ठीक ना। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि चूंकि यह महाद्वीप भी है, चूंकि ये द्वीप है, तो क्या हम इसको द्वीपीय महाद्वीप कह सकते हैं? क्या हम इसको द्वीपीय महाद्वीप कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसके चारों ओर पानी भी है और साथ ही साथ ये द्वीप का उदाहरण भी है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, द्वीपीय महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर पानी होने के कारण इसको हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक ना। अगला पॉइंट ये है, चौथा, कि इस महाद्वीप से होते हुए एक रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? तो इस महाद्वीप से होते हुए जो रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम क्या है, मकर रेखा, ठीक ना। तो अगला पॉइंट हम लिख लेंगे, इस महाद्वीप से होकर मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? मकर, मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है इस महाद्वीप से होकर? तो इस महाद्वीप से होकर जो रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम क्या है, मकर रेखा, ठीक ना। चौथा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, पांचवा, कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और प्यासी भूमि का देश कहने का अर्थ ये है कि क्योंकि इस महाद्वीप में अधिकांश क्षेत्र पर इस महाद्वीप के मरुस्थल पाया जाता है, लगभग 3/4 भाग पर मरुस्थल पाया जाता है। तो 3/4 भाग पर मरुस्थल पाए जाने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्यासी भूमि का देश कहते हैं। तो मरुस्थलों की अधिकता होने के कारण, मरुस्थल की अधिकता होने के कारण, मरुस्थल की अधिकता होने के कारण, अधिकता होने के कारण, मरुस्थल की अधिकता होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, मरुस्थल की अधिकता होने के कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश, इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं, ठीक ना। और एक पॉइंट एक और है कि ये इस महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती, मकर। अगर मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री एस। यहाँ पर जो एस है, एस का अर्थ है यहाँ पर साउथ, और साउथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिण। पूरे जितने भी हमारे 7 महाद्वीप हैं, और 6 महाद्वीप हमारे ऐसे हैं जिन पर मानव जीवन संभव है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर मानव जीवन संभव नहीं है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर मानव जीवन संभव नहीं है। अगर अंटार्कटिका महाद्वीप को अगर हम छोड़ दें तो कितने महाद्वीप बचते हैं? 6। तो उन 6 महाद्वीप में जहाँ पर मानव जीवन संभव है, जहाँ पर लिविंग है, ठीक ना, मानव का जीवन संभव है, उन महाद्वीपों में यह एक ऐसा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। मतलब एक ऐसे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा,
एक ऐसे महाद्वीप का नाम बताइएगा, या वह कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो महाद्वीप है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री एस, और 23.5 डिग्री एस का नाम है मकर रेखा। तो मकर रेखा दक्षिण से होकर गुजरती है। तो हम लिख लेंगे यह महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में। यह महाद्वीप पूर्ण रूप से कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक ना। चलिए, ठीक ना। तो पूर्ण रूप से कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक ना। आइए इसको देखते हैं। ये महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब में, यहाँ पर पूरब में नहीं बल्कि उत्तर पूरब में, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूरब दिशा में यहाँ पर एक प्रवाल भित्ति है। क्या है? प्रवाल भित्ति है। तो अब प्रवाल भित्ति क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। एक शब्द है हमारे पास, और शब्द हमारे पास क्या है? शब्द है प्रवाल भित्ति। इंग्लिश में इसको कोरल रीफ बोलते हैं, प्रवाल भित्ति। अगर हम बात करें प्रवाल क्या है? तो प्रवाल एक समुद्री जीव है। प्रवाल क्या है? तो प्रवाल एक समुद्री जीव है। और भित्ति का अर्थ क्या है? तो भित्ति का अर्थ दीवार। भित्ति का अर्थ क्या है? तो इस भित्ति का अर्थ क्या है? दीवार। समुद्री जीव, और यहाँ पर भित्ति का अर्थ क्या है? दीवार। ये समुद्री जीव, जो प्रवाल एक समुद्री जीव है, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंध में पाया जाता है, उष्णकटिबंध। अगर हम बात करें उष्णकटिबंध की, तो देखिएगा ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पर एक रेखा है, रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। और यहाँ पर एक रेखा है, रेखा का नाम क्या है? मकर रेखा। तो कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को अभी हम आपको बताए थे किस नाम से जानते हैं। तो कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ये रहा हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में है, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मकर रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र, मकर रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र तो ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंध में आता है, जबकि नीचे वाला क्षेत्र जो है वो किस कटिबंध में आता है? वो उपोष्ण। तो यहीं पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यहीं पर एक प्रवाल भित्ति है, ठीक ना। और प्रवाल भित्ति मतलब प्रवाल जो है समुद्री जीव है, और इस समुद्री जीव कहाँ पाया जाएगा? उष्णकटिबंध में। उष्ण का मतलब गर्म होता है, ऐसे क्षेत्रों में पाया जाएगा जहाँ का तापमान अधिक होगा। और महासागर में पाया जाएगा, तो महासागरों में कब पाया जाता है? जल। तो जहाँ का पानी गर्म होगा उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पर पानी गर्म होगा उन्हीं क्षेत्रों में प्रवाल यानी समुद्री जीव पाया जाता है, ठीक ना। अगर हम प्रवाल की ओर बात करें, तो जो समुद्री जीव प्रवाल है एक कवच के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? कवच। कवच का एक सिरा तो बंद होता है, जबकि दूसरा सिरा इसका खुला होता है। और सिरे खुले हुए भाग से, सिरा जो इसका खुला होता है, खुले हुए भाग से क्या करता है? भोजन लेता है, और भोजन के रूप में किसको ग्रहण करता है? भोजन के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो इसी के अंदर एक जीव है। तो जब ये भोजन ग्रहण कर रहा होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। यदि मान लीजिएगा जिस क्षेत्र में पाया जा रहा है यहाँ का जल प्रदूषित हो जाए, जब यहाँ का पानी या जब यहाँ का जल प्रदूषित हो जाता है, जब यहाँ का जल प्रदूषित हो जाता है तो इसका जो मुख है, मुख बंद हो जाएगा। और जब मुख बंद हो जाएगा तो ऑक्सीजन अंदर तक नहीं पहुँचेगी, और जब ऑक्सीजन अंदर तक नहीं पहुँचेगी तो प्रवाल को भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और जब प्रवाल को भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, जब प्रवाल को भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी तो वो मर जाएगा। तो प्रवालों जब प्रदूषित जल हो जाता है तो इसका जो मुहाना है ये बंद हो जाता है, जिस कारण से प्रवाल मर जाते हैं। और जब एक प्रवाल मर जाता है तो ये पहली बात तो ये जो कवच होता है, कवच जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक ना। जब प्रवाल की मृत्यु हो जाती है तो ये प्रवाल पहली बात तो ये पूरा का पूरा ठोस हो जाता है। और जैसे एक प्रवाल मरता है तो दूसरा प्रवाल उससे आकर संलग्न हो जाता है। जब ये मर जाएगा तो एक प्रवाल और आके संलग्न हो जाएगा, जब ये मर जाएगा तो एक प्रवाल और आके संलग्न हो जाएगा, जब ये मर जाएगा तो एक प्रवाल और आके संलग्न हो जाएगा। मतलब कई सारे प्रवाल जब इनकी मृत्यु होने लगती है, जब इनकी मृत्यु होती है तो एक दूसरे से प्रवाल क्या हो जाते हैं? संलग्न हो जाते हैं। और जब ये एक दूसरे से प्रवाल इस प्रकार से संलग्न हो जाते हैं तो एक दीवार नुमा संरचना बन जाती है। किस प्रकार की? दीवार नुमा संरचना बन जाती है, दीवार नुमा संरचना।
और इस दीवारनुमा संरचना को एक नाम दिया जाता है, इस दीवारनुमा संरचना को नाम दिया जाता है प्रवाल भित्ति। क्या नाम दिया जाता है? प्रवाल भित्ति। और अगर हम बात करें प्रवाल भित्ति की, तो जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, क्या है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है उसका नाम क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ पर है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है और ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। और दूसरी बात ये है, पूछा जाएगा किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। किस महासागर में है? तो ये जिस महासागर में है उस महासागर का नाम क्या है? तो उस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया के समीप है। और किस महासागर में? तो महासागर का नाम क्या है? महासागर का नाम आपको याद रखना है, महासागर का नाम प्रशांत महासागर। मैं एक बार और समझा रहा हूँ। प्रवाल भित्ति क्या होती है? प्रवाल एक समुद्री जीव है और भित्ति का अर्थ दीवार होता है। प्रवाल को इंग्लिश में कोरल कहते हैं, CORAL, और भित्ति को इंग्लिश में रीफ कहते हैं, REEF। ठीक ना? तो प्रवाल एक समुद्री जीव है। समुद्री जीव जो है कवच के अंदर होता है, इसका कवच कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3 का बना रहता है। प्रवाल का एक सिरा बंद होता है जबकि दूसरा सिरा खुला होता है। खुले हुए भाग से भोजन के रूप में ऑक्सीजन लेता है, खुले हुए भाग से भोजन के रूप में ऑक्सीजन लेता है। और जब इसका जो खुला हुआ भाग होता है, जब ये जल प्रदूषित होने के कारण जब ये सूख जाता है, बंद हो जाता है, तो ऑक्सीजन अंदर तक नहीं पहुंचती है। और जब ऑक्सीजन अंदर तक नहीं पहुंच पाती है तो इसकी क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब एक प्रवाल मर जाता है तो उससे कई सारे प्रवाल आकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इस प्रकार दीवारनुमा एक संरचना बना देते हैं। इस दीवारनुमा संरचना का नाम है प्रवाल भित्ति। और विश्व की अगर सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ है। किस देश के समीप है? ऑस्ट्रेलिया के। और किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में किस सागर में है? तो प्रशांत महासागर में। अगर हम स्थिति ज्ञात करें तो यह यहाँ पर है, यहाँ पर एक प्रवाल भित्ति है और यहाँ पर कौन सा महासागर लिखे हैं हम? प्रशांत महासागर। ठीक ना? चलिए बताइएगा यहाँ तक पहुँचने में अगर कोई समस्या हुई हो। चलिए ठीक है ना? तब आज हम यहीं रख लेते हैं। इसी के आगे यहाँ से पर्वत श्रृंखला से पढ़ना हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? थैंक यू।